दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स की भारी डिमांड पर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सबसे पहले कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, आपके गांव, शहर या कस्बे का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर कोड है इसका B20,000 B20,000 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। 70 नंबर का पेपर है। चलो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। कमेंट में सब लोग अपने अपने गांव, शहर और सभी का नाम लिख देना। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश पढ़ना जरूरी है। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। सभी खंड अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। फिजिक्स में ये लिखा ही होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो लिखा हुआ है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनंत। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। अनंत वाला सही हो जाएगा। दोस्तों YouTube चैनल एग्जाम्स विद एमएस यूजर नेम है @exams with ms। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आने वाले वीडियोस में भी जल्दी से आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है साबुन के घोल के 2 बुलबुलों की त्रिज्याएं 2:1 हैं। तो उनके भीतर अधिकतम दाब का अनुपात क्या होगा। यह प्रश्न बहुत आता है, रिपीट होता है। इसका सही आंसर होगा 1:2 यानी कि 1:2। 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। तो पूर्ण कृष्णिका वही तो होती है जो कि सारे विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो इसकी अवशोषण क्षमता होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद है आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा दाब P के मध्य क्या संबंध है। आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में एडियाबैटिक प्रोसेस में T और P के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है T की पावर गामा। यहां से गामा मिस है। T की पावर गामा इंटू P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इसके मध्य रिलेशन होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही है, बट यहाँ T की पावर गामा भी होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिपरमाणु गैस के लिए त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है। त्रिपरमाणु ट्राई गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा का जो रेशियो है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो, वो कितना होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा 1.33। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की तरंगों की चाल आर्द्रता यानी नमी बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि वायु का घनत्व घट जाता है अगर नमी बढ़ती है, जिसके कारण वायु में ध्वनि तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ाने पर, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर बढ़ जाती है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। वायु में ध्वनि तरंगों की चाल आर्द्रता बढ़ने से बढ़ती है। फिर खंड बा दोस्तों यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, बल्कि विमा जानते हैं MLT-2, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आप लिखोगे। इसके बाद है कि किसी तल पर रखे पिंड का भार 2 गुना करने पर घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। इसके बाद घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र लिखो भाई। सूत्र ही केवल लिखना है। इसके बाद अधिस्वरक किसे कहते हैं। इसके बाद है सरल आवृत्ति गति के लिए समय वेग का ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। समय वेग में ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। और नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में परिवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान में जो परिवर्तन होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो भी g का वैल्यू बदलता है, नीचे जाएंगे तो भी g का वैल्यू बदलता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो भी बदलेगा, अगर हाइट पे जाएंगे, h पे जाएंगे तो भी बदलेगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि g के मान में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद है तीसरा प्रश्न खंड 7। तो एक समान त्वरित गति के लिए गति का समीकरण लिखो।
विराम कोण किसे कहते हैं? पृथ्वी तल से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान बदलता है। आवश्यक सूत्र लिखिए कि पृथ्वी के ऊपर कितना होता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर अगर मान लेते हैं कि h ऊंचाई चले जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी, उसका सूत्र लिख देना। और d गहराई यानी कि d डेप्थ में चले जाएं पृथ्वी के केंद्र की ओर तो फिर जी की वैल्यू क्या होगी, उसका सूत्र लिख देना। आता होगा, फर्स्ट ईयर में हो तो इतना आता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्थायी अवस्था में 0.5 मीटर लंबी छड़ के मुक्त सिरों के ताप 60 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस है। छड़ में ताप प्रवणता की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है 2 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास खंड दा यहां पर आ गया है, सेक्शन डी भी आप इसको कह सकते हैं। दा P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहां x दूरी t समय तथा a व b नियतांक है। नियतांकों a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों और देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए ऐड करने वाला हूं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए। तो चलो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये पहुंच गए हम लोग थर्ड पेज पे। 2 वेक्टर के स्केलर गुणनफल से क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए। प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। इसके बाद सीमांत घर्षण के नियम। किसी वस्तु की ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं? एक गैस गामा इज इक्वल टू 1.5 का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है। गणना कीजिए कि गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है। सरल आवर्त गति की परिभाषा तथा विशेषताएं लिखो। अप्रगामी तरंगों से क्या तात्पर्य है, इसके बनने की क्या शर्त है। इसके बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए। इसका सूत्र, मात्रक तथा विमा भी लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁶ मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना कीजिए। कैपिटल जी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब खंड यह है दोस्तों कि यदि कोई प्रक्षेप गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर स्मॉल u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ जो होगा वो परवलय होगा। 5 नंबर का है, पूरा आपको डेरिवेशन करना है। सिद्ध कीजिए, नहीं आता तो फिर ये कर सकते हो। सिद्ध कीजिए कि एक सिरे पर बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है ये जो पेपर है वो कुछ पुराने कोर्स की याद दिला रहा है क्योंकि पहले जो डिटेल्ड सिलेबस होता था पहले इस तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन आप अपना सिलेबस एक बार चेक कर लेना। पेपर ये 2023 का ही है और इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र कोटियों एवं रुद्धोष्म स्थिरांक गामा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद देखो मेयर का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है कि आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र Cp - Cv = R ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पादित कीजिए, यानी कि डिराइव करना है। आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र Cp - Cv = R ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से उत्पन्न करना है, बनाना है, डेरिवेशन करना है। चलते हैं लास्ट पेज पे और देखते हैं कि और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये है दोस्तों लास्ट पेज। अब मेयर का सूत्र नहीं आता तो यहाँ पर अथवा पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का सूत्र स्थापित करो, ठीक है। चाहे तो मेयर का सूत्र करो चाहे फिर ये करो। इसके बाद लास्ट प्रश्न है तरल दाब क्या है। तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तरल दाब क्या है, तरल स्तंभ के कारण दाब का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। नहीं आता तो अथवा में आपको एक विकल्प मिला है, क्या मिला है, अणुओं के औसत युक्त पथ से क्या तात्पर्य है, इसके व्यंजक को स्थापित कीजिए। तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी मॉडल पेपर्स अलग अलग कोड के आने वाले हैं। जो भी कोड का आपको पेपर चाहिए वो कमेंट में बताओ। आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो, किस जगह से देख रहे हो, तो वो भी बताना। और साथ ही साथ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये पेपर आप एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना है। तो ये 2023 का, लेकिन आप 100% तो कोई गारंटी नहीं लेगा ना कि यही पेपर आपके कॉलेज में आ जाएगा। लेकिन हाँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सॉल्व करके जाओगे तो ज्यादातर क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और हो सकता है कि ये पूरा पेपर भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर आप
आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा, अच्छे से सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको पेपर चाहिए हो, जो भी आपकी प्रश्न हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। देख लो ये सारे प्रश्न। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। वार्षिक परीक्षा 2023 केमिस्ट्री क्लास 11th का एक और इम्पॉर्टेंट पेपर B20,000 कोड है। इसका 70 नंबर का पेपर होता है, हम जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से कैसा आ रहा है पेपर अलग अलग कॉलेज में। अगर कोड आपका मिलता है तो सेम आ ही जाएगा पेपर। अगर ना भी सेम आया तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको सॉल्व करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों यहाँ पर निर्देश पढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से शहर, कौन से गांव और कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना नाम भी ज़रूर बताना, क्या पढ़ाई कर रहे हो ये भी ज़रूर बताना, कौन सी क्लास में हो। तो 11th में हो गए, ऑब्वियस सी बात है। निर्देश यहाँ पर देख लो कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणनात्मक प्रश्नों में, यानी कि जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हैं, उसमें गणना के समस्त पद कीजिए, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। सबसे पहला है कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो कार्बन का देखो परमाणु क्रमांक होता है 4। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2,4 होता है, ठीक है। तो 2,4 तो 1s2 2s2 और 2p2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p में कितने होंगे, 2 होंगे। तो p ऑर्बिटल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। बट जो s वाला है वो 1 इलेक्ट्रॉन कूद के pz में पहुंच जाता है, तो टोटल यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यही रीज़न है कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इनमें किसका आकार सबसे बड़ा होगा, किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, इसमें भी 10 हो जाएंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो अब यहाँ पे ये होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा जिसका, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर वो उतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो C4 निगेटिव ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इस कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर सबसे कम है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 9। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। इसके बाद यहाँ पर है निम्न में से विसरण की दर किसकी सबसे अधिक होगी। तो हम जानते हैं कि विसरण का जो ग्राहम का विसरण नियम है वो कहता है कि जो विसरण की दर होती है वो गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी गैस का घनत्व ज़्यादा होगा तो उसके विसरण की दर कम होगी, विसरण की दर उसकी कम होगी। तो अब घनत्व किसका ज़्यादा होगा, घनत्व किसका ज़्यादा होगा, तो घनत्व का सूत्र होता है m/v, यानी कि द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा घनत्व उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप अणुभार कैलकुलेट कर लो, जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसके विसरण की दर यहाँ पर सबसे कम निकलेगी। ज़रा अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि किसके विसरण की दर सबसे कम है, NH3 की, CH4 की, H2 या फिर ऑक्सीजन की। इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, आप सॉल्व करके बताना। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, जो वेग स्थिरांक का मान होता है, Kc का मान होता है, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। दूसरा वाला विकल्प सही है, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है O3 तथा H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का बताइए। तो यहाँ पे भैया ओजोन तो एक अणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा इसका। अब H2O2 में देखो हाइड्रोजन का एक लेते हैं और यहाँ पर इसका 2x मान लेते हैं, तो बराबर 0 रख देते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन का x माना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि 2 को उधर भेज देंगे तो -2 बराबर 2x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/2, यानी कि -1 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी, यानी कि 0 और -1 जो पहला वाला विकल्प है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 0 और -1 पहला वाला ऑप्शन सही है। ओजोन और H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 है, इसमें -1 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 है।
अब यहाँ पर है कौन सा यौगिक जल अपघटन पर मेथेन देगा, कौन सा यौगिक जल अपघटन पर मेथेन देगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एथेन अगर पूछ रहा होता तो यहाँ पर इसका जल योजन कराते तो एथेन मिल जाता, बट मेथेन अगर कह रहा है तो देखो CH3Br से संभावना है। CH3Br का अगर हम जल अपघटन कराएंगे HOH तो यहाँ पर मिल जाएगा मेथेन, और क्या मिल जाएगा एथेन शायद यहाँ पर होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो जल से रिएक्ट करके तुरंत एल्केन बना देते हैं। तो यहाँ पर C2H5 है तो यह C2H6 निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा MgOH Br, ये बाहर निकल जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर एथेन होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है अगर ये एथेन होता। इसके बाद अब छोटे प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो इसको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप देख लेना, सॉल्व करके जाना। जल्दी से मैं आपको सारा पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपकी तैयारी जल्दी से अच्छी हो जाए। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब Cu क्या होता है, 29 कॉपर होता है। ठीक है, 29 कॉपर होता है। यहाँ पर लास्ट में आता है 3d10 4s1, 3d10 4s1 आता है। तो यहाँ पर क्या, जब हम 2 पॉजिटिव करेंगे तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, यहाँ पर 3d9 बचेगा। ठीक है, तो 3d9 यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लास्ट के d ऑर्बिटल में रहेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी कि 3d9 लास्ट में रहेगा और 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए गए। इसके बाद जल की स्थायी कठोरता किस कारण होती है। तो हम जानते हैं कि जो स्थायी कठोरता होती है वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स के कारण नहीं होती। अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट सॉल्ट के कारण होती है, जबकि जो स्थायी कठोरता होती है वो सल्फेट और क्लोराइड साल्ट के कारण होती है। इसके बाद प्रेरिडिक प्रभाव बताओ। तो भाई जो आई होता है, आई इफेक्ट, वो उसको प्रेरिडिक प्रभाव कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है, -I एंड +I। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और पूरा सिस्टम पोलराइज होता जाता है, आंशिक रूप से पोलराइज होता जाता है, उसको समझना आप। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की 2 कमी पूछी गई हैं, 10th में पढ़ा होगा। NH3 की लुईस संरचना बनाइए। अब NH3 की लुईस संरचना क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर खाली छूट जाते हैं, और 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं। लीजिए भाई, बन गई ये अमोनिया की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि रासायनिक साम्यावस्था के 2 लक्षण बताइए। तो रासायनिक साम्यावस्था में अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, ये पहला लक्षण हो गया। और दूसरा लिख दो कि आप उत्प्रेरक का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा उतना बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता है, जिससे रिएक्शन बैलेंस रहती है। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं, ये बताना है आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सिंपल वे में बात की जाए तो जितना जिस पर चार्ज उतनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर CO3 की अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ पे 2 होगी, -2 होगी। ठीक है, कैल्शियम की क्या होगी, +2 होगी। जितना जिस पे चार्ज उतनी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालना है कि कौन सी क्वांटम संख्या, N का निकालना है, L का निकालना है, M का निकालना है और S का निकालना है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसके बाद ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आंतरिक ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। यूट्यूब पर मिलते हैं हम @exams_with_ms, ये है हैंडल, तो सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले वीडियोस में भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जल्दी आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर लास्ट तक देखना वीडियो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस पेपर के रिगार्डिंग, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे प्रश्न आए हैं B20,000 कोड के पेपर में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखो कि सहसंयोजक बंध के लक्षण लिखो। तो सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से बनते हैं। अमोनिया में बनते हुए दिखा सकते हो, मेथेन में बना के दिखा देना, इसके बाद किसी एल्केन में बना के दिखा देना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। यहाँ पर पोलराइज होते हैं बॉन्ड, लेकिन आंशिक रूप से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है तो इसको देख लेना आप। इसके बाद यदि अम्ल का pH मान 4.5 है तो POH मान ज्ञात कीजिए। pH मान कितना है, 4.5, तो POH बताना है।
ठीक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। अगला है पाउली का अपवर्जन नियम, बिल्कुल भी मिस मत करना, पाउली का अपवर्जन नियम जरूर याद करके जाना, अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो कोई पेपर हो, फर्स्ट ईयर में पाउली का अपवर्जन नियम मस्ट है। 3d5 के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके बाद आयनन विभव पर टिप्पणी करनी है, आयनन विभव पर टिप्पणी करनी है, आयनन विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी करनी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाएगा, जो भी पॉजिटिव वाले होते हैं। इसके अलावा Al3 AlCl3 हो गया, AlBr3 हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गरीब होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स उनको कहते हैं। इसके बाद क्या है, परोक्साइड प्रभाव। परोक्साइड प्रभाव होता है एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि असममित एल्कीन पर जब हम हैलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो जो निगेटिव पार्ट होता है जैसे Br Cl I F, ये उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, बट पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो निगेटिव पार्ट होता है हैलोजन एसिड का, ये उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, तो इसे खैराश प्रभाव भी कहते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम भी कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो जानते हैं 13, 14 से लेकर 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके लक्षण लिख देना, ठीक है। अथवा में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, अब Na2SO3 में S की निकालनी है, चलो इसको अच्छे से निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब Na2SO3 में निकालना है हमें S की, तो यहाँ पर इसकी X मान लेंगे, सोडियम की यहाँ पर 1 होगी तो 2 की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की होती है -2 तो 3 की हो जाएगी -6, तो 2 + X बराबर -6, -6 को उधर ले जाएंगे +6, +6 से 2 इधर 2 को ले जाएंगे तो 6 से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, तो X बराबर +4 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए, ठीक है। सल्फर की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी होगी। इसके बाद K3FeCN6 में देखो कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो जो चार्ज होगा यहाँ पर 3 नेगेटिव होगा, क्योंकि 3 पोटेशियम है तो 3 पॉजिटिव बनेंगे, इधर 3 नेगेटिव। Fe की X मान ली -6 बराबर -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X बराबर -3 + 6 यानी कि +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, Fe की, यहाँ पर कितनी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है Fe की। इसके बाद CH3OH में कार्बन की पूछना है, कार्बन की निकालना है, तो X, ठीक है, +3 3 हाइड्रोजन की 3, -2 + 1 बराबर 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज है नहीं। तो देखो 3 प्लस के 1 प्लस का, तो 4 प्लस के -2 यानी कि X + 2 बराबर 0, तो X बराबर -2 यानी कि यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी ये -2 होगी। इसके बाद HNO3 में N की निकालनी है, तो यहाँ पर 1 होगी हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की X मान ली, यहाँ पर -6 होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन की 2 होती है, तो 3 की -6 होगी, -6 को उधर भेजेंगे +6 हो जाएगी, 1 को उधर घटाएंगे तो +5 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी +5, यहाँ पर +5 निकली, यहाँ पर +3 निकली है, यहाँ पर +4 निकली और यहाँ पर -2 निकली थी। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। अब आप बताओ कि NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की कितनी निकलेगी, NaNO3 में नाइट्रोजन की कितनी निकलेगी ऑक्सीडेशन संख्या, कमेंट करके बताओ। NaNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको कमेंट में बताना है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो भाई फर्स्ट A में रहता है हाइड्रोजन और इसका 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसके गुणधर्म के आधार पर इसको फर्स्ट A में क्यों रखा गया है ये आपको बताना है। नहीं आता अगर ये, तो ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम समझाना है, ठीक है, इस नियम की सीमाएं भी लिखी, तो ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम साम्यावस्था वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद IUPAC नाम लिखना है। देखो 3 कार्बन की श्रृंखला ले ली, कोई भी आप ले सकते हो, चाहे इधर लो चाहे उधर लो, दोनों तरफ 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 पे 2 मेथिल, एक ऊपर एक नीचे, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, पहले का हो गया 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। अब इसका देखो यहाँ पर ओइक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल इसका हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। थर्ड है हमारे पास ईथर है, तो मेथॉक्सी मेथेन, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन नाम लिखते हैं ना इनका, तो इसका हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसके बाद यहाँ पर देखो एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड का जो नाम लिखते हैं वो, तो यहाँ पर आपको कार्बन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 1 2 एथेन, देखो इसका ओपन स्ट्रक्चर बनेगा CH3CO, नीचे बनेगा CH3CO और यहाँ पर O। जितने कार्बन यहाँ पर हों तो उसका लेना आप ओइक। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन, 2 को एथ बोलते हैं, तो एथेनोइक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम है IUPAC नाम एथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो IUPAC नाम करना है वो है हमारे पास CH3CH2। देखो ये है CH3CH2, इसके बाद क्या है CH और डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, तो 1 2 3 4, तो 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। 4 को ब्यूट बोलते हैं ना, तो ब्यूटीन, और फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ब्यूटीन 1, और 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ब्यूटीन इसका IUPAC नाम होगा, ब्यूटीन या ब्यूटीन 1। ठीक है, अब देखो, अब ये भी ने, अब इस IUPAC नाम नॉमेनक्लेचर के भाई रूल्स नहीं आते, तो यहाँ पर बेंजीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। अब बेंजीन का हैलोजनीकरण देखो कितना सिंपल होता है। बेंजीन लीजिए, ठीक है, बेंजीन लीजिए, इसकी अभिक्रिया आपको करानी है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पर क्या बन जाता है कि यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पर था बेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर क्लोरो जुड़ेगा जाकर वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो यहाँ पर HCl बन जाएगा। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो बेंजीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये जो है FeBr3 हैलोजन वाहक है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा ब्रोमीन यानी कि ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से H निकला तो एक Br यहाँ से बचा तो HBr हो जाएगा। तो ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन लिया था, बन गया ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, ये हो गया हैलोजनीकरण। अब देखो कराते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण बेंजीन का 2 प्रकार से होता है, एक तनु और एक सांद्र की प्रेजेंस में। तो तनु की प्रेजेंस में एक बार करा दो कि HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण लेते हैं, सांद्र H2SO4 का मिश्रण लेते हैं, ये तो यहाँ पर NO2 ग्रुप का इंसर्शन हो जाता है, तो ये बेंजीन था और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद सल्फोनीकरण क्या कराते हैं, देखो सल्फोनीकरण यानी SO3H ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर बेंजीन ले लिया, H2SO4 सांद्र H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये बेंजीन था, SO3H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये था बेंजीन, ये था बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पर हो गया बेंजीन का सल्फोनीकरण। तो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण ज़रूर याद करके जाना। जब मैं पढ़ता था तो ये पूछा गया था, बोर्ड में पूछा गया था, तो बोर्ड में भी काम करेगा, अच्छे से पढ़ो। निम्न अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करो। तो FeCl3 प्लस SnCl2 बन गया FeCl2 प्लस SnCl4। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर ये जो समीकरण संतुलित करने की विधि होती है समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, अथवा में एक विकल्प मिलेगा। संकरण किसे कहते हैं, sp2 sp3 संकरण को समझाइए। तो हाइब्रिडाइजेशन भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहता हूं। और दोस्तों कोड अगर आपका मिल जाता है तो आपके कॉलेज में ये पेपर आ सकता है, लेकिन अब 100% कोई गारंटी नहीं लेगा ना, तो इसको बस एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना और अच्छे से अपनी तैयारी करके जाना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही, अगर इन केस पूरा पेपर सेम ना आया तो। सो ये आप समझ लो, मॉडल पेपर की तरह इसको ट्रीट करो, सॉल्व करके जाना। ऐसे ही क्वेश्चन सारे आते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो
और वहाँ पर दोस्तों आपको ये पूरा पेपर मिल जाएगा, सॉल्व करके जाना। 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये सारे प्रश्न थे जो कि पूछे गए थे आपके वार्षिक परीक्षा केमिस्ट्री क्लास 11th में। सो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू। आपके लिए इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा और लाता रहता था। दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 जीव विज्ञान क्लास 11 बायोलॉजी क्लास 11 का पेपर। ए कोड वाला पेपर देखेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होने वाला है। 70 नंबर का ये पूरा पेपर सॉल्व करना है आपको। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। देखते हैं कहाँ कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, कौन से शहर कौन से गाँव से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में सब सही विकल्प चुनकर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला प्रश्न है कि हैबर्सियन नलिकाएं, हैबर्सियन कैनाल भी इनको कहते हैं, हैबर्सियन नलिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो पहला वाला विकल्प सही है, सरल स्पंजों में, सरल स्पंजों में। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से आरंभी केंद्रक किस में पाया जाते हैं? निम्न में से आरंभी केंद्रक यानी कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो किस में पाया जाता है? साइटोनीमा में या परक्समिया में, अल्टरनेरिया में या रिक्शिया में? तो साइटोनीमा इसका पहला विकल्प सही है। इस फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? इस फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? रक्त बहाव की दर, शरीर का ताप, रक्त दाब या फिर हृदय स्पंदन की दर। तो चलो इसको एलिमिनेट करके सीखते हैं। देखो, हृदय स्पंदन की दर तो ऑक्सीमीटर से निकालते हैं, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से पता चल जाती है। शरीर का ताप थर्मोमीटर से निकालते हैं। रक्त दाब ब्लड प्रेशर मशीन से निकालते हैं। तो क्या रक्त के बहाव की दर निकालते हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इस फिग्मोमैनोमीटर जो डॉक्टर गले में अपने डालते हैं उस यंत्र को कहते हैं इस फिग्मोमैनोमीटर, उसको आला भी बोलते हैं। तो उससे आप ज़रा बताना कि क्या मापते हैं। शरीर का ताप तो थर्मोमीटर से मापते हैं, हृदय स्पंदन की दर पल्स मीटर से भी पता चल जाती है, रक्त दाब तो बीपी मशीन से पता करते हैं। रक्त के बहाव की दर तो नहीं पता कर सकते इससे। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये होना चाहिए, हृदय स्पंदन की दर जो पल्स है वो उससे पता चल जाती है कि तेज़ है या धीमे है, ठीक है। पल्स कैसा है, क्या तेज़ चल रहा होता है अगर हमारा पल्स, यानी कि दिल की धड़कनें अगर ज़्यादा होती हैं तो पता चल जाता है इस फिग्मोमैनोमीटर से, अगर कम है तो भी पता चल जाता है। इसके बाद, दो अस्थियों को परस्पर जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? दो अस्थियों को परस्पर जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो दोस्तों संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक तो नहीं होगा, कंडरा इसका सही ऑप्शन बी वाला सही होगा, कंडरा। स्नायु, पेशियां, और पहला ऑप्शन है स्नायु, दूसरा कंडरा, तीसरा पेशियां और डी संयोजी ऊतक। तो कंडरा इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद छोटे प्रश्न 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के। प्रेयॉन्स क्या है? आता है, याद कर लेना। मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होने वाले रसायनों के नाम बताइए। तो हिस्टामीन स्रावित होते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे बड़े एक कोशिकीय पादप का नाम लिखिए। एक कोशिकीय सबसे बड़ा जो प्लांट है जो कि यूनिसेलुलर है, एसेलुलर है, उसका नाम बताना है। C4 पौधों के 2 महत्व लिखना है। इसके बाद अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल में सबसे अधिक विषाक्त पदार्थ दोस्तों यूरिक एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्धक का नाम लिखिए तथा रासायनिक संगठन बताइए। तो श्वसन वर्धक होता है मानव रक्त में हीमोग्लोबिन, जिसको Hb से प्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन, इसको Hb से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे शरीर के सभी सेल्स में ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अंतःश्वसन तथा निःश्वसन में एक प्रमुख अंतर बताइए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अंतःश्वसन तथा निःश्वसन में एक प्रमुख अंतर बताइए। अंतःश्वसन और निःश्वसन में एक प्रमुख अंतर बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास 2 नंबर का है ये कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका विभाजन पर नियंत्रण कौन करता है बताना है। डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। डीएनए के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। इसके बाद हीमोसील पर टिप्पणी कीजिए। हीमोसील क्या होती है उस पर टिप्पणी करना है भाई। इसके बाद वायरॉइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वायरॉइड्स क्या होते हैं इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। इसके बाद असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्पक्रम जो फ्लोरेसेंस होते हैं पुष्पक्रम होते हैं वो असीमाक्षी और ससीमाक्षी पर आपको टिप्पणी करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद न्यूक्लियोसोम पर टिप्पणी लिखो। C4 तथा C3 तथा C4 पथ में अंतर बताइए। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन। इसके बाद प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर लिखिए। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो आपको प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर बताना है। इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे ब्लड में पाई जाती है उनका क्या रोल होता है ये आपको बताना है। हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखना है, बहुत सिंपल है, आता है। हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर याद कर लेना। इसके बाद ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखना है। इसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखना है। भैया ये तो पता ही होगा, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। इसके बाद एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करो। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करना है। 3 नंबर में लसिका की संरचना तथा कार्य लिखिए। लसिका की संरचना तथा कार्य लिखना है। इसके बाद साइकस के जीवन चक्र का रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। पीढ़ी एकांतरण को भी समझाइए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी समझाना है। साइकस के जीवन चक्र का रेखा चित्र बनाना यानी कि सचित्र वर्णन आपको करना। भाई साइकस का लाइफ साइकिल नहीं आता तो अथवा में एक आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सोलेनेसिकुल जिसमें आलू आता है, ठीक है, जिसमें मिर्च होती है, इसके अलावा जिसमें मकोए होते हैं, सोलेनम निग्रम, वो वाली फैमिली। सोलेनेसी कुल के एक एक पुष्प को उदाहरण के रूप में दीजिए या लीजिए तथा उसका अर्ध तकनीकी विवरण प्रस्तुत कीजिए कि इसमें एंड्रोशियम कैसा है, गायनीशियम कैसा है, पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बताना है। चक्र कैसा है, दल कैसे हैं, बाह्य दल कैसे हैं, पुमंग कैसे हैं, जायांग कैसे हैं। इनके जो पुष्पक्रम में पुष्प सूत्र लिखते हैं वो लिखने को कहा गया है। अध्ययन के पश्चात उनके पुष्पीय चित्र भी बनाइए। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुणसूत्र की आकृति तथा इसके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए। गुणसूत्र की आकृति और इनके कार्यों का उल्लेख आपको करना है। 4 केंद्रक की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के गुणसूत्र बताए गए हैं। एक तो होता है टीलोसेंट्रिक, एक मीसोसेंट्रिक, एक सेंट्रिक, एक मिडल में होता है, और एक टीलोसेंट्रिक, एक एसेंट्रिक, एक मीसोसेंट्रिक, और इसी तरह से एक टाइप होता है, उसको देख लेना। 4 प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं। अथवा में हीमोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है, जो कि HBC जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसमें पोरफायरिन रिंग होता है। और सेंटर में हमारा जो Fe धातु वाला जो Fe2 पॉजिटिव आयन होता है, ये होता है आयरन का जो आयन होता है वो होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है, तो ये रक्त में पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है। ऑक्सीजन का परिवहन होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से आपस में जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर फिर से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन वहाँ के टिश्यूज़ में मिल जाती है, वहाँ पर पहुँच जाती है, अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद एंजाइम क्या है, एंजाइम की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। एंजाइम क्या होते हैं कि जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं, जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं। जो काम उत्प्रेरक का होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, वही कार्य एंजाइम का होता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। एंजाइम की संरचना क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ताला चाबी वाली क्रियाविधि भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं एंजाइम, और जो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर, जिस आधार पदार्थ पर कार्य करता है वो उसी पर करता है। जैसे ट्रिप्सिन है अगर एक एंजाइम, तो वो प्रोटीन पर ही कार्य करेगा। एमाइलेज करेगा तो फिर फैट पर ही करेगा। ठीक है, लाइपेज फैट पर ही करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर ही करेगा। तो ये बात आपको समझ में आए। टाइलिन भी किस पे, स्टार्च का पाचन ही करेगा। अब टाइलिन जो होगा, जो लार में पाया जाता है एंजाइम, वो प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकता। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं।
नहीं आता ये वाला प्रश्न, अगर नहीं ये वाला प्रश्न आता है तो आप कर सकते हो C4। क्या कर सकते हो? C4 चक्र का वर्णन कीजिए, C4 पौधों की विशेषताएं, C4 पौधों का महत्व बताइए। ठीक है, तो ये C4 और C3 पौधों पर प्रश्न पूछा गया है। इसको पूरा देख लो, सिंपल सा पेपर है, अच्छा पेपर है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर है, सॉल्व कर लेना। आपके एग्ज़ाम में अगर आपका कोड मिलता है तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर कोड नहीं भी मिलता है तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, हर साल फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी एग्जाम में आते ही आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 100% गारंटी नहीं लूँगा मैं कि यही आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो ये ज़्यादातर आने की संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग में। ये थे सारे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न, जिनका मैंने उत्तर आपसे पूछा था, उसका उत्तर ज़रूर बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन का ज़रूर उत्तर बताना कि दो अस्थियों को परस्पर जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। ठीक है, तो स्नायु कहलाता है या कंडरा या पेशियाँ या संयोजी ऊतक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।